जवान सवार थे। काफिला पुलवामा जिले के लैतपुरा इलाके में जैसे ही पहुंचा कि खुदकुश हमलावर ने विस्फोटक से भरी एक कार सीआरपीएफ की गाड़ी से टकरा दी। धमाका बेहद शदीद था। बताया जाता है कि कार में 350 किलो विस्फोटक था। 2 बसों के परखच्चे उड़ गए थे। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए और दर्जनों जख्मी हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। इस हमले से मुल्क में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी थी। हमले के 2 हफ्ते बाद नहीं बीते थे कि भारत ने जवाबी कार्रवाई की और इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी सीमा में दाखिल होकर बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के कई ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस हमले में जैश में कई दहशतगर्द मारे गए। इस हमले के बाद हिफाजती दस्तों और पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन चलाकर जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दों की खात्मे की मुहिम शुरू की। ये मुहिम आज भी जारी है। जम्मू कश्मीर में आज आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है। इक्का दुक्का हमला कर रहे दहशतगर्द खुद को जीवित रखना चाहते हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जिनका वादी से मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। जानकारी की इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस लीडर जगदीप सिंह जुड़ गए हैं। जगदीप जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका कैसर टीवी में। जिस तरह आप भी जानते हैं कि आज उस हमले को 6 साल पूरे हो चुके हैं और तमाम मकामात पर जो प्रोग्राम है आज वो किए जा रहे हैं। शहीद जवानों को खराजे की दद पेश की गई है, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे और साथ ही ये भी जानना चाहूंगी उस हमले के बाद जो तब्दीली हुई है क्या उसे जमीनी स्तर पर महसूस करते हैं? हम अपनी समूची पार्टी के तमाम नेताओं, प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं की तरफ से इस नितांत कायराना और भयावह दृश्य और मंजर प्रस्तुत करने वाले हमले को न केवल पार्टी बड़े कड़े शब्दों में एक मरतबा फिर से इसे याद करते हुए इसकी आलोचना करती है, बल्कि इस हमले में हमारे शहीद हुए उन 40 जवानों के परिजनों के प्रति एक मरतबा फिर से गहरी संवेदनाएं प्रकट करती है। आज इस हमले को एक मुद्दत बीत चुकी है और आज का जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है वो ये है कि क्या वास्तव में हम आतंकवाद के उस स्याह और सुर्ख दौर से बाहर आ चुके हैं या फिर लक्षित हमलों का सिलसिला व दस्तूर जारी है, फिर भले ही वो सामान्य प्रवासी भारतीयों पर हो या सुरक्षा बलों पर। हालांकि मरकज में बैठी मोदी सरकार, आप जानते हैं, बहुतेरी मर्तबा खासतौर से इस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये दावे करता रहा कि धारा 370 की टूटन के बाद और किए गए संशोधनों के बाद आतंकवाद जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन आप बाखूबी जानते हैं कि ना तो इस तरीके के कायराना हमलों का सिलसिला रुका है, अलबत्ता जम्मू जैसा शांत खित्ता भी आज इसकी जद में है। पुलवामा हमले पर मैं एक सबसे अहम तरीन बात जो आज आपसे बात करते हुए, मुखातिब होते हुए शेयर करना चाहूंगा कि आज तक पुलवामा हमले की सच्चाई संपूर्ण रूप से बाहर नहीं आई। हमला हुआ, होने दिया गया या करवाया गया, ये वो बड़े सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिला। और अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो वो मरकज द्वारा तैनात किए गए तत्कालीन और आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, जिन्होंने नितांत गंभीर सवाल न केवल मोदी सरकार पर खड़े किए थे अपितु उस संवेदनहीनता का भी जिक्र किया था जो उनके और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच घटित हुई थी बकौल सत्यपाल मलिक। अब देखना यह है कि जैसे हम बात करते हैं, ये तो सच है, स्थापित तथ्य है कि इस हमले से पहले अलर्ट जो था वो बड़े पैमाने पर सुरक्षा एजेंसीज ने जारी किया था। उस वक्त के कई बड़े अखबारों ने इस खबर को सुर्खियों में छापा भी था। बावजूद उसके हमला होता है, सैनिटाइजेशन उस 10 किलोमीटर के स्ट्रेच पर जो है वो नहीं किया जाता है। और हमले के बाद आप गनीमत मानिए, मैं शुक्रगुजार हूं उस आईपीएस ऑफिसर राकेश बलवाल का जिन्होंने इस पूरे हमले की जांच की। और जब आप कड़ी दर कड़ी से देखेंगे, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ मुख्तसर ढंग से नटशल में बताना चाहूंगा कि हमले के तुरंत बाद जब राकेश बलवाल ने कमान संभाली और जब वो वहां पहुंचे तो जेलम के किनारे उनको मिली वो चाबी कार की, जिसके बाद गुरुग्राम से मारुति वालों को बुलाया गया और क्रैंक शाफ्ट में जहां पर आतंकी
जो सीरियल नंबर था कार का वो नहीं इरेज कर पाए थे, उससे पहले तो कार की पुष्टि होती है, फिर एक सिलसिला चलता है तफ्तीश का, और तदोपरांत एक हड्डी जो कि अंगूठे की थी, और जिस आतंकी ने इस हमले को प्लान किया था उसके पिता के साथ उसका डीएनए मिलता है। लेकिन इस पूरे मामले की जो सबसे बड़ी मैं समझता हूं जो पिवटल पॉइंट है वो मोबाइल फोन है जो बाद में हुए आतंकी हमले में जिसमें इदरिस मारा जाता है, और वो मोबाइल फोन जो है वो मरने से पहले पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देता है। लेकिन बलवाल साहब ने हिम्मत नहीं हारी, और फाइनली जब पुलिस की फोरेंसिक टीम उसकी जांच नहीं कर पाई और फाइनली उसे रा के उस तकनीकी बिग में भेजा गया, तो फिर कड़ी दर कड़ी चीजें खुलती हैं। फिर वो लड़की जो युवती है उसकी फोटोज उसमें से सामने आती हैं, 3 पुते हुए चेहरे जो पदार्थ से जिसके साथ इन्होंने अलग अलग 3 चीजें डालकर, जिसमें मैं आपको बता दूं अल्मोनियम पाउडर था, नाइट्रो ग्लिसरीन थी, आरडीएक्स था, वो तमाम चीजें निकलती है और पता चलता है कि इसके पीछे पाकिस्तानी करेक्शन था। तो कमतर शब्दों में ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये हमला एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक थी, बल्कि बकौल मैं फिर से कहूंगा मलिक साहब, जब सीआरपीएफ ने इतनी बड़ी कार्रवाई को सड़क मार्ग से ना भेजने की गुजारिश करते हुए तब के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा और 4 मरतबा ये कन्वर्सेशन होता है चिट्ठियों के जरिए, उसके बावजूद जो है उनको हवाई मार्ग से नहीं ले जाया जाता। तो ये वो तमाम सवाल है, और ये वो दौर था जब लोकसभा चुनाव होने को थे, और ये भी अब एक स्थापित तथ्य है कि पुलवामा हमले के बाद हुए लोकसभा चुनाव में मरकज में बैठी सरकार को उसका सियासी फायदा भी हुआ, और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को उसके बाद शहीदों की फोटो लगाकर मंच से वोट मांगते हुए देखा गया। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि इस हमले की जो वास्तु स्थिति थी या असली सच्चाई थी वो पूरी तरह से आज भी बाहर नहीं आ पाई। जी बेशक जगदीप जी, जिस तरह से आज के दिन खराज अकीदत तमाम शहीद जवानों को पेश की जा रही है और उन्हें जाहिर सी बात है उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन ऐसे में खासतौर पर जो चर्चा आज हम कर रहे हैं वो यही है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर कितना बदलाव आया है और कितने बदलाव की जरूरत आज भी महसूस की जाती है। जिस तरह आप भी जानते हैं कि उस हमले के बाद तमाम कदम उठाए गए, ऐसे में आतंकी फंडिंग पर रोक लगा दी गई, तमाम नाका चेकिंग, इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई, लेकिन आज भी क्या कमी है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि दहशतगर्दाना हमले कम नहीं हुए हैं? मोहतरमा, मैं ये इसलिए भी आपको और बेहतर बता पाऊंगा कि मेरे खुद के व्यक्तिगत तौर पर जीवन के कई दशक जो है वो अखबार नवीसी में बीते हैं, और मैंने जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी को बड़े करीब से देखा है। देखिए, वक्त के साथ जैसे जैसे सूचना और तकनीक उन्नति करती है, आप आतंकवाद को भी हाईटेक होते हुए देखते हैं। आज परिस्थितियां ये हैं कि जो आतंकी मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं, उस घटना स्थल से बाद में जो जिस तरीके के इक्विपमेंट्स बरामद होते हैं, मसलन ऐसी गॉगल्स मिली हैं जो नाइट विजन का काम करती है और हाईली इक्विप्ड है, ऐसे हथियार मिले हैं जो निश्चित तौर पर चाइना से स्मगल करके पाकिस्तान भेजे गए हैं, और सबसे बड़ी बात है आज आतंकी मोबाइल नेटवर्क का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन तो करते ही रहे हैं, इस हमले में भी उसका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ अब तो आलम यह है कि एक तरह के ऐप जो है वो चाइना की तरफ से जो है वो मार्केट में लाए गए, और उसे पाकिस्तान ऐसे इस्तेमाल करता है कि मसलन 2 आतंकी कश्मीर के 2 अलग अलग जगहों में है और बात करना चाहते हैं, तो पहले वो अपने हैंडलर को पाकिस्तान में कांटेक्ट करेंगे उस ऐप के जरिए, फिर उस ऐप से जो है वो दूसरे आतंकी को मैसेज जाएगा। तो पहली तो बात तकनीक के लिहाज से हमें बेहतर होने की जरूरत है। मैं दोबारा से बता दूं, जैसे मैंने पहले कहा कि अगरचे वो बरामद फोन इदरिस का अगर उसे हमारी तकनीकी टीम जो है आखिरी मोमेंट पे पूरी तरह से उसकी जो भी डाटा था उनको रिकवर नहीं करती, वो फोटोग्राफ्स नहीं मिलते, वो तमाम तरह की जानकारियां नहीं मिलती जिनसे पता चला कि वो पाकिस्तानी था कौन, कहाँ उसने ट्रेनिंग ली थी, किन किन लोगों के घरों में रहा था, कैसे अमेज़न पर जो है वो ऑर्डर्स किए गए तमाम तरह के विस्फोटक को बनाने के लिए, ग्लिटन की जो छड़ें थी वो कहाँ किस फैक्ट्री से ली गई। तो ये वो तमाम बातें हैं जो बताती हैं कि कहीं ना कहीं आज भी हम सूचना और तकनीक के मामले में पिछड़े हुए हैं,
और सबसे बड़ी बात मैं यहां कहना चाहूंगा, जब कभी इतने बड़े पैमाने पर कोई कार्रवाई चलती है और वो भी आतंकवाद से ग्रस्त इलाकों में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर नक्सलवाद प्रभावित इलाके हो, तो पहली तो जो मुझे बात समझ में आती है कि अगर ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप वाहनों पर बड़े आराम से कैमरा जो है वो प्लांट कर सकते हैं ताकि आपको मौके की जानकारी रही है। सैटेलाइट के जरिए आप मॉनिटरिंग जो है एक एक लम्हे एक एक पल की कर सकते हैं। इसके अलावा बड़े सारे ऐसे व्हीकल्स जो है जिनकी हमारे सुरक्षा बलों के पास उतनी तादाद में वो मुहैया नहीं है, जो ज्यादा सक्षम है, बुलेट प्रूफ्स है या आरडीएक्स जैसे धमाकों में भी जिनमें नुकसान नहीं होता है। उसके अलावा आप कॉन्वॉय को मूवमेंट कैसे देते हैं, आपकी मूवमेंट के दौरान किस तरीके से सैनिटाइजेशन होता है सड़कों का, क्या लिंक रोड्स को ब्लॉक किया जाता है कि नहीं, और अगर किया जाता है तो क्या उन तमाम तरह के जो आप सुरक्षा उपाय करते हैं उनको निश्चित करने वाले लोग कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, दरअसल क्या है कि आतंकवाद सत्यपाल मलिक साहब के जमाने में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ, उस वक्त क्या हुआ, एक यूनिफाइड ग्रिड बनाया गया जिसमें तमाम तरह की सुरक्षा बलों की जितनी इंटेलिजेंस यूनिट्स थी उन सबको एक मंच पर लाया गया, जानकारियां साझा होनी शुरू हुई और उसके बाद आपने देखा ऑपरेशन ऑल आउट में हमें बड़ी कामयाबी मिली, निश्चित तौर पर मिली। लेकिन उसके बाद जैसे ही चाइना गलवान में हमला करता है, आर्मी को ऐसे तमाम इलाकों से हटा दिया जाता है, वो यूनिफाइड ग्रिड बंद कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हैं, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा किस आतंकी संगठन के काम करने का तरीका क्या है। जैश में और लश्कर में, अगर दो हम ये बड़े संगठन मानकर चले, इनके जो आतंकी है उनका पहनावा कैसा है, उनका काम करने का तरीका कैसा है, बहाबी है, सल्फासी है, देवबंदी है, ये तमाम तरह के इस्लामिक स्कूल्स हैं, तो इनकी मान्यताएं क्या है। मसलन जैश ए मोहम्मद की मैं आपको बात बताऊं, ये ऐसा आतंकी संगठन है जिसने 2 मरतबा इस देश को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया। और जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी हैं वो बड़े आपको मिलेंगे बड़े सामान्य स्तर पर लोगों की तरह जिंदगी जीते हुए, मतलब लश्कर की तरह वो बड़ी बड़ी एसयूवीज में बड़े बड़े कोट पहनकर और बड़े पैसे की चमक दमक के साथ आपको पाकिस्तान में नहीं दिखेंगे। तो ये जो आतंकी संगठन है ये काम कैसे करते हैं? मीर बुरहान इस मौके पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो उसी जगह पर मौजूद हैं जहां ये हमला हुआ था और इस वक्त वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, शहीद जवानों को खास अकीदत पेश कर रहे हैं। खास जानकारी उनसे लेंगे। और यहीं पर लगातार चर्चा के लिए बीजेपी लीडर अभिजीत जसरोटिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत जी, इस मौके पर आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? 6 साल पूरे हो चुके हैं और तमाम मकामात पर ही प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, शहीद जवानों को याद किया जा रहा है, कितनी जो तब्दीली है वो आप महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ इस मौके पर आप आज कहेंगे? देखिए, आज इस मौके पर क्योंकि आज वही दिन है जिस दिन हमारे उन वीर जवानों ने अपने देश के लिए अपनी शहादतें दी थी। भावुक तो मैं हूं ही, क्योंकि मैं उसी जगह पर हूं जहां पर उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति हमारे देशवासियों के लिए दे दी थी। ये क्षण थोड़े भावुक जरूर हैं और मैं यहाँ पर उनकी याद में दिए लेकर आया था, दिए जलाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आगे पीछे हवा तेज है जी। तो इस कारण फिर भी कुछ हद तक जो है काफी दिए जो है मैं जलाने में कामयाब हो गया हूँ। तो जो चीजें बदली है वो आपके सामने ही कि मैं आज यहाँ पर उनकी याद में दिए जला रहा हूँ और ये वही जगह है जहाँ पर किसी समय आज से 6 साल पहले ये घटना घटी थी। और अगर आपको याद है तभी पिछले से पिछले साल ही यहाँ पर मूवीज की शूटिंग भी हुई, जिसमें एक धुल की मूवी तो शायद शाहरुख खान या किसी की, तो काफी हालात आपके सामने बदल गए इन सब चीजों से। लेकिन आज मेरा हृदय जो है वो अंदर से रोज रू रहा है और उन परिवारों के साथ भी खड़ा है। और मैंने यही बयान शायद आज से 6 साल पहले भी दिए थे कि हमेशा आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। उनकी ये कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जो शहादत उन्होंने इस देश के लिए दी है उसे कभी कोई नहीं भूलेगा। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वही नापाक मुल्क है जो इस तरह की हरकतें करता है, लेकिन उसका जवाब भी हमारी फौज ने उनको घर जाकर घर पे घुसकर मारकर दिया था। लेकिन उनकी कमी यहाँ पर इस जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो सारे के सारे यही हैं और देख रहे हैं उन सब चीजों को होते हुए। और बड़ी बात यह कि हमारा जब जवान अपनी शहादत देता है तो उसको अपनी शहादत देने के बाद भी एक अफसोस रह जाता है और वो ये बोलता है कि मातृभूमि, मेरे पास केवल एक ही प्राण थे, काश मेरे पास और भी प्राण होते तो मैं बार बार तेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देता। और यही शहीदों को याद करते हुए मुझे आज कैप्टन विक्रम बत्रा की भी याद आ रही है, जिन्होंने कहा था यहाँ तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा।
तो आज इस मोमेंट में मैं और कोई बात नहीं करना चाहता। यहाँ पर कुछ पार्टी के लोग हैं जो आज भी शायद इसमें कोई सियासत करना चाहते होंगे, लेकिन भावुक होकर मैं यहाँ पर, और पर्टिकुलरली शाम के समय में इसीलिए यहाँ पर काफी देर से रुका हुआ था कि जब शाम होगी तो उनकी याद में दिया जलाएगा, क्योंकि प्रभु के पास जिन्होंने उन्हें अपने चरणों में वो जगह दी है और आज पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है, जिनके कारण अगर आज आप देखें तो कश्मीर के हर एक जगह पे आपको तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा। और इन्हीं लोगों की शहादतों की वजह से ही ये सब कुछ हो पाया कि अमन, सुकून, सुखचैन जो है वो काफी हद तक वापस हो पाए। जी बेशक, ठीक है अभिजीत जी, जगदीप जी आप बन रही हमारे साथ, पढ़ेंगे अगली खबर की। पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले की बरसी पर पीएम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और जम्मू कश्मीर के एजी मनोज सिन्हा ने शहीदों को खराज अकीदत पेश की है। पीएम मोदी ने पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए कहा है कि मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। वहीं वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मोदी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ मुहिम चलाकर उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए पुरअज़्म है। एजी मनोज सिन्हा ने भी एक्स पर पोस्ट कर पुलवामा हमले में शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश की है। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए दहशतगर्दाना हमले की आज छठी बरसी है। 2019 में दहशतगर्दों ने फौज की गाड़ी को निशाना बनाया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे और 35 दीगर जख्मी हुए थे। वहीं वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी इस मौके पर पुलवामा हमले के शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश की है। एक्स पर पोस्ट में राजनाथ सिंह ने लिखा है कि मुल्क की हिफाजत में जान गंवाने वाले शहीदों को कौम हमेशा याद रखेगी। हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में पुरअज़्म हैं। उधर श्रीनगर के आर्मी की चिनार कोर्स ने भी शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश की है। चिनार कोर्स ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि सीआरपीएफ के जज्बे को सलाम है, जो कौम की हिफाजत और जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए सख्त तरीन चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं। शहीद जवानों को कुर्बानी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। और हमारे गेस्ट लगातार बने हुए हैं। जगदीप जी, आज इस तरह से आपने भी सुना अभिजीत जी को, किस तरह इस मोमेंट को आप देख रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं? उनकी तरफ से भावुक होने वाला पल उन्होंने बताया है और खुद वहां पर मौजूद है जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए। देखिए, मैं सम्मान करता हूं जिस तरीके से उन्होंने एक दारुण वर्णन किया जवानों की शहादत का और उनके परिजनों को पेश आई उन तमाम तरह के भावुक एक सेटबैक का। लेकिन देखिए, ये बड़ी विडंबना है भाजपा की, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बार बार अगर आप राष्ट्रहित पे कोई बात करेंगे लेकिन इनके खिलाफ करेंगे तो ये कह देंगे कि ये राष्ट्रवादिता ही नहीं है। अब अगर जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, अभी आप ही ने बताया कि तत्कालीन गृह मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने आज संवेदना प्रकट की। मैंने तो ये आरोप नहीं लगाया, कांग्रेस ने ये आरोप नहीं लगाया, तो क्या बतौर विपक्ष या इस देश के आम नागरिक को यह हक नहीं है पूछने का कि जब तत्कालीन गवर्नर ये कहते हैं कि उस वक्त जानबूझकर जो है डेलिबरेटली हवाई रास्ते से इतनी बड़ी तादाद में जाने वाले जवानों को भेजा नहीं गया, और जब माननीय प्रधानमंत्री को सत्यपाल मलिक साहब ने फोन किया, जैसा कि वो बताते हैं, तो उस वक्त वो शूटिंग में बिजी थे ब्रायन ग्रिल के साथ किसी तरह के टीवी शो के लिए, और उनको कहा जाता है कि आप चुप रहिए। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि तकनीकी तौर पर भी आप बात करेंगे, मैं आपको ये जो हवाले दे रहा हूं बाकायदा उस किताब को पढ़ने के बाद दे रहा हूं, जिसमें मिस्टर पंडिता जो कश्मीरी लेखक है उनका एक बहुत कंप्रीहेंसिव वर्कआउट है उस जांच पर, जिसके संदर्भ में आपको मैं बता रहा हूं। और तकनीक की बात करते हुए मैंने आपको पहले कहा कि आराम से वाहनों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और थ्रू सैटेलाइट, ये एक बड़ी बात थी जो कि उस वक्त नहीं थी, और तभी एक लंबा अरसा लग गया सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने में। पहले कहा गया कि स्कूल बस से हमला हुआ है, किसी स्कॉर्पियो से हमला हुआ है, और फाइनली जैसे मैं पहले बता के हटा हूं कि उस दिन जब मारुति की टीम को बुलाया गया, क्रैंक शाफ्ट को खोला गया, तो पता चला कि 16 व्हीकल उस दिन जो है मारुति ने बनाए थे, जिसमें से 3 इको वैन थी। उसमें से एक इको वैन जो है अनंतनाग के पिक्स ऑटो को बेची गई थी, और उसी दिन जो है वो वैन एक व्यक्ति ने खरीदी और उसको बेचते बचाते जो है वो कम से कम 11 लोगों तक बार बार बिकी।
तो मतलब कहने का ये है कि जब इस तरीके का कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो सूचना और तकनीक का उम्दा इस्तेमाल करके हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे बेहतर हो, कैसे इस तरीके के हमलों को समय रहते उनसे निपटा जा सके, कैसे ऐसे इलाकों में सैनिटाइजेशन को और बेहतर किया जा सके, खास तौर से जब सड़क मार्ग के द्वारा बहुत बड़ी तादाद में जवानों का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है कानवाई के रूप में। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर हमें बात करनी होगी। और इस हमले में इतने बड़े जानी नुकसान, इतनी बड़ी शहादत, जो 3 दशकों के आतंकवाद के इस स्या दौर में सबसे बड़ा हमला था, हमने सीखा क्या? हमने उसमें से क्या ऐसे तथ्य जो निकालकर सामने लाए जिनको हम और बेहतर कर सकते हैं? क्या इस पर भी बात नहीं होनी चाहिए? क्या पुलवामा हमले की असल जांच उन शहीदों को वास्तविक श्रद्धांजलि नहीं होगी जिनके परिजन आज भी जो है वो असमंजस में है और वो नहीं जानते हैं कि असली वजूहात जो है इस हमले के पीछे क्या थी? क्या उन तमाम तरह के सिक्योरिटी अलर्ट्स को नजरअंदाज कर देना, अखबारों और न्यूज चैनल पर छपने और दिखने के बाद भी कि कोई आतंकी हमला हो सकता है, पुलवामा हमला जो है वो प्रभाव में आता है, आकार लेता है? तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसमें आप केवल विपक्ष को ये कहकर कि विपक्ष सियासत कर रहा है चुप नहीं करवा सकते। और माफ कीजिएगा, ये देश हम सबका है। हर व्यक्ति विशेष को, इस देश के हर नागरिक को इस हमले की याद करते हुए उसका मन व्यथित होता है। मैं आपको अगर वही मार्मिकता के साथ दारुण वर्णन करना शुरू करूं तो मैं ऐसे आपको कई जवानों की बात बता सकता हूं जो उस वक्त टेलीफोनिकली बात कर रहे थे। वायनाड से एक जवान थे सीआरपीएफ के जिनकी शादी को मुश्किल से 3 दिन हुए थे और वो अपनी धर्म पत्नी को वीडियो कॉल लगाकर बताना चाहते थे कि कश्मीर जैसे ही वो काजीकुंड के पास पहुंचते कितना खूबसूरत दिखता है, लेकिन वो उनकी आखिरी कॉल थी। हिमाचल से एक जवान थे जो आखिरी मोमेंट पर जिनको छुट्टी भेज दिया गया और उनकी जगह जो दूसरे जवान ने बस की कमान संभाली एज अ ड्राइवर, वो उस हमले में शहीद हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि टीवी चैनल्स पर बैठकर हम जो संवेदना व्यक्त करते हैं वो एक तरफ है, लेकिन जिस परिवार ने अपनों को खोया है और आज इतने बरस बीत जाने के बावजूद पुलवामा हमले की वास्तविक सच्चाई बाहर नहीं आई, ये वो यक्ष प्रश्न है जिस पर सवाल होने चाहिए। और कहीं ना कहीं इस सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि केवल संवेदनाएं व्यक्त करके ट्विटर पर अगर आप समझते हैं कि आपने औपचारिकताएं पूरी कर ली तो ये इस मुल्क को समुचित और न्यायोचित उत्तर नहीं है इतने बड़े हमले का। जी ठीक है जगदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ, पढ़ेंगे अगली खबर की। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन ने भी शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश की है। इस मौके पर 76वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर के साथ दीगर अफसरान और जवान मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में कमांडिंग ऑफिसर ने कहा है कि हमारी बटालियन के 5 जवान उस कन्वाय में मौजूद थे। हमें दुख है हमारे परिवार के जवान उस हमले में शहीद हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सीआरपीएफ हर वक्त मुल्क की हिफाजत में तैनात है। ये बहुत दुखद घटना है सर। और उसी जब घटना हुई थी 6 साल पहले तो हम ट्रेनिंग सेंटर में था, उसी दौरान मैंने उनको बहुत हमारे डीआईजी साहब ने सभा ली थी और उसी दौरान हमको बताया कि ऐसा ऐसा कैसे हुआ था, हमको ड्यूटी में कैसे अलर्ट रहना है, किस प्रकार रहना है, और उनकी आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन करवाया गया था सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों ने जो शहादत दी है वो इनका नाम स्वर्ण अक्षरों से हमेशा अमर रहे और इनको हम जैसे जब भी इनकी ये 14 फरवरी आएगी इसको हम काला दिवस के रूप में हमेशा मनाते रहेंगे और इन जवानों की श्रद्धांजलि को हम कभी नहीं भूल पाएंगे और हम ये गुजारिश करेंगे कि इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में सुशोभित रहे। लगातार चर्चा के लिए डिफेंस एक्सपर्ट सुशील पठानिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पठानिया जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जिस तरह से आप भी जानते हैं कि आज 6ठी बरसी है पुलवामा अटैक की और लगातार जवानों को याद किया जा रहा है। इस मौके पर खासतौर पर अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की जम्मू कश्मीर में, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी जिस तरह से तमाम बदलाव उस हमले के बाद किए गए हैं, क्या आज जो तमाम बदलाव सिक्योरिटी एजेंसीज के हिसाब से जम्मू कश्मीर में किए गए हैं वो माकूल है जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए? देखिए, वो सब डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि घटनाओं के अंदर कमी आए या आप ये चाहते हैं कि टेररिज्म के खिलाफ 0 टॉलरेंस हो या आप ये चाहते हैं कि जो J&K है वो टोटल टेरर फ्री किया जाए। तो उसी हिसाब से जब आप अपना लक्ष्य बनाते हैं तो उसी हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रेटेजी के लिए आपको वो रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे।
अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ जो शहीद हुए देश में। और एक बड़ी अच्छा शेर है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामी निशा होगा। तो उनका नामो निशा रहेगा ही यार, 14 फरवरी हो या अदरवाइज हो, बिकॉज दे गेव द सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर द नेशन। अभी इसके अंदर अलग अलग विचार है लोगों के, और कोई भी विचार में ये नहीं सोचता कि ठीक है या गलत है, अपने अपने विचार है, अपने अपने लॉजिक है। अगर हम बात करें कि प्रेजेंट जो सिचुएशन है यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी में, अगर आंकड़ों को देखा जाए उसके अंदर आपको ये भी दिखेगा कि ट्रेनिंग के लिए कितने लोग उस पार गए हैं, उसके अंदर ये भी दिखेगा कि मिलिटेंसी जो रिलेटेड घटनाएं उसमें कितने हुए हैं, उसके अंदर आपको फैटलिटीज भी दिखेंगी। तो अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो लगता है कि पहले से थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें पिछले 2-3 साल पहले क्या हुआ था कि एपी सेंटर ऑफ मिलिटेंसी जो कश्मीर तक लिमिट था वो जम्मू रीजन में शिफ्ट हुआ, और तकरीबन 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलिटेंसी की जो वारदातें थी वो होना शुरू हो गई। अभी हाल ही में जब नई गवर्नमेंट बनी है तो आपने देखा होगा एनदर स्पर्ट आया। तो ये एक डायनामिक चेंजिंग डायनामिक्स है मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी, जो भी आप उसको बोलना चाहें। और आईएसआई इसके अंदर अपनी लगातार अपनी अप्रोच जो है वो और स्ट्रेटेजी उसको शिफ्ट करती जा रही है। तो अभी आपको कभी हाइब्रिड मिलेगा, कभी आपको सिविलियन पे अटैक मिलेगा, कभी आपको किडनैपिंग मिलेगी, कभी पुलिस पे, कभी फौज पे। तो ये सारे जो तरीके हैं मिलिटेंसी के वो आईएसआई चला रहा है, और अनफॉर्चुनेटली हम उसके ऊपर रोक लगाने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं। हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो बेसिकली है सबसे पहले हमारी जो आईबी और एलओसी के अंदर जो गैप्स है किस भी वजह से, उनको प्लग करने में हम पूरी तरह सफल नहीं हुए। दूसरा, हमारा जो इंटेलिजेंस ग्रिड है जिस दर्जे का होना चाहिए, मेरे को लगता है उसमें थोड़ी कमियां हैं। जो गवर्नमेंट को उसको अवलोकन करना चाहिए, हमारे पास तो इंफॉर्मेशन होती नहीं। लेकिन इंटेलिजेंस जो है, और प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ when you in the counter insurgency or counter military grade। तीसरी बात यह है कि अभी हम जो हमारे जो स्लीपर सेल्स हैं, सिंपैथाइजर हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनके खिलाफ जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, क्या वो सक्षम है और क्या उसके रिजल्ट मिल रहे हैं? तो ये भी गवर्नमेंट ही देख सकती है, हम तो बात बैठे सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसके लिए आपको एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग मैकेनिज्म चाहिए, और वो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आपको बताएगा कि उस स्ट्रेटेजी के अंदर आपने कहां पे करेक्शन देना है। I only believe that government must be doing it। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जो मिलिटेंट है वो लोकल सपोर्ट के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो बाहर से आता है, ही स्ट्रेंजर टू दिस एरिया। उसके बाद हॉस्टाइल सॉइल है, हॉस्टाइल उसके लिए पुलिस है, फौज है, लोकल है, ये सब हॉस्टाइल है उसके लिए। उसके बावजूद वो अपनी घटनाओं को सरंजाम करता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि ये लोग गायब हो जाते हैं। अब लोग कैसे गायब हो जाते हैं, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, इसके कारणों का भी पता लगना चाहिए कि उनको कौन जो है सपोर्ट दे रहा है, कौन उनको गाइड करके अंदर तक लाता है, सेफ हेवन में ले जाता है, वहां पे उनकी लॉजिस्टिक्स, खाना पीना, उसके बाद टेकिंग देम टू दैट साइट आर टास्क व्हिच दे हैव बीन गिवन, उसके बाद उनका एक्सफिल्ट्रेशन प्लान करना। तो ये एक बहुत ही बड़ा विषय है जिसके ऊपर जब तक आपके पास इनपुट नहीं होंगे, और मैं इसका एक सिंपल सा आपको बोलता हूँ कि इजराइल का भी आपने देखा है कि उनका जो प्रोएक्टिव अप्रोच रही है पूरे हमास के साथ जब उन्होंने उसके खात्मे की तरफ बढ़े थे, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव, एंड इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर एवरी इंसिडेंट व्हिच हैपेंस, we have to look inwards and see where the problems are lying and how to rectify them। जी बेशक। अभिजीत जी, पठानी जी ने भी कहा है जिस तरह कई सारी चीजें हैं जिन पर सरकार को काम करने की जरूरत है, कई सारी चीजों की समीक्षा करना भी जरूरी है। ऐसे में जिस तरह आप भी जानते हैं कि मरकज का बीजेपी का लगातार ही दावा रहा है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह से उखाड़ फेंक देंगे, तो कहाँ कमी आप महसूस करते हैं? जी अभिजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक।
ठीक है, अभिजीत जी अभी हमारे साथ नहीं है। जगदीप जी का रुख करना चाहूंगी। जगदीप जी, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं पठानिया जी की बात से, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार को अभी भी लगातार काम करने की जरूरत है और उनकी ठीक तरह से समीक्षा अगर होती है तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जो हालात है वो बेहतर हो सकते हैं। निश्चित तौर पर undoubtedly whatever the pivotal points which he had explained, being a defense expert on your program, he had mentioned about the unified ग्रिड विच आई हैड ऑलरेडी स्पोकन कि उसको इन्होंने हटा दिया, फिर उसके साथ साथ ये खुद अभी बताकर हटे हैं। और मैंने भी आपको पहले कहा कि जम्मू जैसा शांत खित्ता जो है वो आतंकवाद की चपेट में आया, लक्षित हत्याओं का सिलसिला नहीं रुका। ये ठीक है, पत्थरबाजी पर कंट्रोल हुआ, उसमें भी कई हजार लोगों को देश की अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया और उनको लीगल सपोर्ट तक नहीं है। यहाँ पर कोई डिफेंड नहीं कर रहा पत्थरबाजों को, लेकिन इस देश का संविधान उनको भी ये इजाजत देता था कि उनको कम से कम लीगल हेल्प मिले। तो केवल पत्थरबाजों पर कंट्रोल करके अगर आप ये कहेंगे कि आपने आतंकवाद से भिड़ने में अपनी कामयाबी हासिल कर ली है तो ये सही नहीं है। और दूसरी बात यहां मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, देखिए जैसे मैंने पहले कहा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक आईएएस या आईपीएस जो है वो कहीं किसी और कैडर से उठाकर जम्मू कश्मीर में लाया जाता है। तो व्हाइल सिपिंग कॉफी इन अ ब्यूरोक्रेट ऑफिस, इफ यू थिंक दैट ही वुड बी एबल टू कोप विद दैट, तो वो नहीं पॉसिबल है। आपको बड़ी गंभीरता से न केवल मनन करना होगा, आपकी जो जानकारियां हैं आतंकवाद को लेकर, जैसे अभी इन्होंने बात की ओवरग्राउंड वर्कर्स की, जैसे सिंपैथाइजर्स की, या बात की उनके काम करने के तरीके की, उनको मिलने वाला आतंकियों को जो फंड है, पैसा है, वो कैसे आता है, ड्रग मनी कहां कैसे इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर से कहना चाहूंगा, जब तक हम अपने आप को वेल इक्विप्ड नहीं करते हैं, सूचना और तकनीक को और बेहतर नहीं करते हैं, ये पुलवामा हमला ही हमें बता सकता है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं। फिर चाहे वो उस कार को आइडेंटिफाई करने की बात हो या उस मोबाइल फोन को फाइनली ट्रैक करने की बात हो, सैमसंग का वो मोबाइल फोन जो इधर से बरामद होता है, तो अगर वो नहीं होता तो कभी साबित ही नहीं हो पाता कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था। और बड़ी बात जो एनआईए ने 19 लोगों को चार्जशीट में शामिल किया था, उसमें से अगर आप मसूद अजहर को, उसके भाई अब्दुल रऊफ अजहर और अमार अलवी और आशिक नेगरू, इन 4 लोगों को निकाल दे तो बाकी लोगों तक हमारे कानून की जो लंबे बाजू है वो उनकी गिरेबान तक पहुंचे हैं। और उन तमाम लोगों को उनके इस निहायत कायराना प्रयास के लिए जो इन्होंने इस देश की शांति और अखंडता को भंग करने के लिए किया, उनको उनकी सजा मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस हमले से बचा जा सकता था। मैं बार बार कह रहा हूं कि सत्यपाल मलिक, बकौल सत्यपाल मलिक, जब इस देश के प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता की बात आती है, बेयर ग्रिल के साथ वो कहीं किसी पार्क में जो है शूटिंग करवा रहे हैं, और जब उनको कहा जाता है, सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मैं पूछता हूं, तो वो कहते हैं कि सत्यपाल आप चुप रहो। और राजनाथ सिंह का तो मैं आपको बता के हटा हूं, इतने बड़े नेता है, उस वक्त गृह मंत्री थे, क्यों नहीं हवाई मार्ग से उस वक्त इतनी बड़ी कार्रवाई को भेजा गया? और क्या कहीं रिग्रेट किया इस सरकार ने? उल्टा हमने ये देखा कि उसके बाद होने वाले चुनाव में शहीदों की फोटो लगाकर वोट मांगे गए। तो क्या बतौर विपक्ष हमारा ये नैतिक दायित्व नहीं बनता है कि हम ये मांग उठाएं कि पुलवामा हमले की न केवल सच्चाई सामने आए, बल्कि इस तरीके का कोई कायराना हमला या प्रयास निकट भविष्य में दोबारा ना हो, उसके लिए जो सबसे बेहतर विकल्प हो सकते हैं, जो एंटीडोट्स हो सकते हैं, उनको पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए। जी जी बिल्कुल। पठानिया जी, इस मसले पर आपका क्या रुख है? जिस तरह जगदीप सिंह ने ये सवाल उठाया है, ऐसे में लगातार अगर आज भी बात करें तो वजूहात को लेकर, हमले की वजूहात को लेकर कई सवाल खड़े किए जाते हैं। सिक्योरिटी, बड़ा सिक्योरिटी लैप्स बताया जाता है, टेक्निकल लापरवाही बताई जाती है, इस पर क्या रद्द-ए-अमल है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं कश्मीर में मैंने नौकरी की हुई है, तो जो ट्रुप की मूवमेंट होती है वो जंगी कार्रवाई में होती है जी। बीच में एक दौर आया था जहां पे उन्होंने जो हमारी प्राइवेट एयरलाइंस है उनके साथ भी यूज करते थे, बट बाय एंड लार्ज जो ट्रेंड है वो यही है कि आप जो है कार्रवाई से आपकी मूव होगी। जब भी आप, या तो आप छुट्टी पे जा रहे हैं, छुट्टी पे बीच में जैसे मैंने बोला था चेंज हुआ था, अगर एक पलटन दूसरी जगह से डी इंडक्ट हो रही है, नई पलटन इंडक्ट हो रही है। अभी दूसरी बात आती है इंटेलिजेंस की। देखिए, जब सत्यपाल मलिक जी थे तो इंटेलिजेंस के आपके पास 20 या 50 या 100 इंफॉर्मेशन पहुंचेगी,
उसके बाद क्या किया जाता है कि इंटेलिजेंस को कॉर्पोरेट किया जाता है मोर देन फ्रॉम वन सोर्सेस। उसके बाद आपकी हार्ड इंटेलिजेंस निकल के सामने आती है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन वाला आता है। अभी मेरे को ये पता नहीं है कि जो इंटेलिजेंस जो मिली थी इनको, उसके अंदर कितनी हार्ड थी, उसके अंदर कितनी सच्चाई थी। और उसके बाद ये जो कहानी बता रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी जब वो गवर्नर थे तो उस समय तो उन्होंने बोला नहीं, ये सारी उन्होंने बाद में बोला है कि हम नहीं, मैं तो चाहता था ये कोई एयरक्राफ्ट मिले। एनीवे दैट्स अ डिबेटेबल इशू, आई हैव नो inside knowledge where I can give a comment on that. But by and large, अगर हम बात करें कि वो जो कार वहां पे घूमती रही, जो कार बीच में एक्सप्लोजन लेडन कार को जो अगर वो इतनी आजादी से घूमती रही वहां, तो उसके अंदर कुछ संदेह आता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था थी, क्योंकि जब हम रोड ओपनिंग पार्टी करते हैं तो उसके अंदर ये यकीन किया जाता है कि रोड के दोनों तरफ, और जब वो कानवे गुजरी है तो सिविलियन व्हीकल वहां से ना गुजरे। उसके अंदर तो कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं कोताही है। अब उस कोताही का जिम्मेवार कौन है? इट्स अगेन ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और एनआईए ने 13,500 पेज की जो इन्वेस्टिगेशन की है, जिसमें उन्होंने 19 लोगों को ब्लेम किया है, उनमें से ज्यादातर डेड है और बाकी पाकिस्तान में बैठे हुए। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू लिसन टू आवर रिक्वेस्ट एंड गिव देम टू अस। देखिए इतिहास क्या करता है, ये आपको कुछ सबक सिखाता है कि आपने ये गलतियां की, kindly make a note of it and don't repeat them, because we have to learn the value of our citizen। उसके अंदर आपके फौजी भी आ जाएंगे, उसके अंदर आपकी पुलिस सुरक्षा बल सारे आ जाएंगे। पर somehow इस मामले में हम थोड़ा सा भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक छोटा सा मुल्क अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है और हम उसको पूरी तरह से मकबूल जवाब नहीं दे पा रहे हैं, दैट इज अगेन ए मैटर ऑफ कंसिडरेशन दैट वेयर इज द प्रॉब्लम, व्हाई कांट वी बी प्रोएक्टिव। अभी अब देखिए यहाँ हुआ था रोड में हमारे एक अफसर और एक जवान की डेथ हो गई थी आईडी से। अगर वो हमारे एरिया में आके आईडी लेड कर जाते हैं तो हम क्यों नहीं 20 जगह जाके आईडी लेड करें और उनकी कैजुअल्टी फैटलिटी बढ़ाएं। So this is a decision probably which we must take and get into that mode of being as proactive as possible. जी बिल्कुल। जगदीप जी, आज इस तरह से अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि बीजेपी या मरकज की अगर हम बात करें तो लगातार आतंकवाद को कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो कहा जाता है कि जारी है और काफी हद तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन पिछले अगर दहशतगर्दाना हमलों की बात करें तो जम्मू में कई मकामात पर दहशतगर्दाना हमले देखने को मिले हैं, जहाँ सिविल सिटीजन को निशाना बनाया गया है, उन्हें टारगेट किया गया है, यात्राओं को निशाना बनाया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो डर है लोगों के बीच में वो बैठा हुआ है और पूरी तरह से वो डर अभी तक निकला नहीं है। अगर सिक्योरिटी के लैब्स की हम बात करें या फिर सुरक्षा व्यवस्था की आम नागरिकों के लिए बात करें तो उनके मन में भी वो डर आज भी बना हुआ है। लेकिन वही दावे ये किए जाते हैं कि पूरी तरह से सुरक्षित है, कभी भी आप जा सकते हैं, कभी भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसी बात को लाया जाता है। निश्चित तौर पर मैं आपके इस प्रश्न पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले पठानिया साहब ने जो कहा मैं थोड़ा सा उसमें संशोधन करना चाहूंगा। इट मे बी ही हैड कन्फेस्ड इट ऑनेस्टली दैट ही डिडंट नो व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट इट वाज एट दैट वेरी मोमेंट व्हेन दिस massive attack happened. So let me tell you, the Frontline had published a story in which it was clearly explained that 45 दिनों में 11 इंटेलिजेंस इनपुट थे इस हमले से ठीक पहले। और अब मैं आपको बता दूं कि 5 फरवरी 2019 को कराची में जैश की एक रैली होती है जिसमें मसूद अजहर का जो छोटा भाई है मौलाना अब्दुल रऊफ असगर, उसने भारत को दहलाने की धमकी दी। उसके बाद फ्रंटलाइन ये दावा भी करती है कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 फरवरी 2019 के बीच 45 दिनों में जो 11 इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे उसमें से एक मुदासिर से जुड़ा था जो आतंकी कमांडर था और सीआरपीएफ कैंप पे हमले के बाद उसको जो है तराल और लाम ये 2 गांवों में रैकी करते हुए देखा गया था। तो पहली तो बात यहाँ पर पारे की मानित साफ है कि जो सिक्योरिटी थ्रेट था उसकी गंभीरता नितांत गंभीर थी और 1 नहीं 2 नहीं 11 मर्तबा और तमाम पुलिस के बड़े आला अधिकारियों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची थी। तो ये कह देना
कि उस तरीके की उसकी गंभीरता थी या नहीं, या कम थी, या उसको सीरियसली नहीं लिया गया, ये एक पहला सवाल। दूसरी बात देखिए, जैसे आपने जो सवाल खड़ा किया, मैं ये कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पर एक सरकार के नाते आपकी ये हर मुमकिन हर चंद कोशिश होती है कि आप हालात को सामान्य बताने की कोशिश करें, लेकिन आज के इस दौर में जबकि हर व्यक्ति स्मार्ट है, क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन है, तो खबर जो है वो बड़ी आसानी से पूरी दुनिया में ग्लोबली हम एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अब दिक्कत क्या है कि अगर हम जम्मू में हुए आतंकी हमलों की बात करें, देखिए हम मामले की गहनता तक जब जांच नहीं करेंगे, असली वजूहातों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा कि किस मुल्क का क्या इंटरेस्ट है। चाइना जो है वो पाकिस्तान को निरंतर सपोर्ट कर रहा है कि भारत के अंदर जो है वो हालात सामान्य ना रहे, हर तरफ से खलल डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके पीछे की वजूहात क्या है? क्यों आज चाइना की खुद की नदियां पॉल्यूटेड है, और क्यों उसका इंटरेस्ट है लद्दाख में उन माइक्रो चिप्स को बनाने के लिए, जिससे एक चिप जो 18 से 20 सेंटीमीटर की होती है, 10 लाख गैलन साफ पानी की जरूरत है, जो उसके पास नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तो हमें यूनिफाइड लेवल पे एक इस तरीके का हमें सिक्योरिटी का सुरक्षा तंत्र बनाना पड़ेगा, जहां पर हर तरह की जानकारी जो है वो सीधे तौर पर तमाम तरह की जो तैनात सुरक्षा एजेंसीज या सुरक्षा बल है उन तक पहुंचे। दूसरा, उनकी स्ट्रेटजी को समझिए। जब अमेरिका ने लश्कर और जैश को बैन किया तो नए नामों के साथ उन्होंने नए आतंकी संगठन बना दिए। अब वो आतंकी संगठन जो है जिसमें टीआरएफ शामिल है और इसके अलावा भी कुछ संगठन है जो काम कर रहे हैं और तमाम तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं, और किस तरीके की बुलेट तक का इस्तेमाल हो रहा है, स्टील बुलेट्स इस्तेमाल हो रही है। मैंने आपको गॉगल्स के बारे में बताया, इनके कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में बताया, और तो और घने जंगलों में स्थिति यह है कि सैटेलाइट के जरिए भी आप मॉनिटर नहीं कर पाते। तो आपके पास क्या एंटीडोट्स है, कैसे आप और बेहतर अपने सुरक्षा तंत्र को बना सकते हैं? बॉर्डर एरियाज में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी धरपकड़ आपकी कैसी है? आपका जो उनके पर निगरानी का जो तंत्र है वो कितना बेहतर है, और आप उनके साथ कितनी सख्ती से पेश आते हैं? ये वो तमाम बातें हैं जिन पर आपको गौर करना पड़ेगा। और आज की जो स्थिति आप पूछ रही है, मैं फिर से बता दूं, हम चाहते हैं, इस देश का हर नागरिक चाहता है कि यहां शांति और अमन बना रहे, लेकिन आज भी परिस्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, ये एक सच है। इसमें जैसे पठानिया साहब ने जिक्र किया जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट, तो आप देखिए कठुआ की बात कीजिए, बनी, बिलावर, बसोली जैसे इलाके, पहाड़ी इलाके इसकी जद में है। आप चिनाब वैली की बात कीजिए, आप इसके साथ साथ पीर पंजाल रेंज की बात कीजिए, कितने एम्बुश जो है पिछले 1 साल में लगे हैं, कितने आतंकी हमले जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हो चुके हैं। तो ये वो तमाम बातें हैं जो बताती है कि केवल जमा जुबानी खर्च करने से और दावे करने से कि आतंकवाद पर काबू पा लिया गया है बात नहीं बनेगी। आपको जमीनी सतह पर न केवल एक बेहतर सुरक्षा तंत्र को आकार देना होगा, बल्कि ऑपरेशन ऑल आउट के समय में जैसे इसी सरकार ने काम किया, मैं यहां इस सरकार को अप्रिशिएट भी कर रहा हूं कि उस वक्त बहुत बेहतरीन काम हुआ, लेकिन उसके बाद क्यों एकाएक ऐसे फैसले लिए गए और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिनको कुछ पता नहीं है, ना आतंकवाद के संदर्भ में, ना आतंकी संगठनों के संदर्भ में, ना यहाँ की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में, ना एक आम आदमी जो कॉमन मॉसेस में कैसे सोचता है, उसके सोचने का ढंग क्या है, इंपैक्ट क्या है उसके मुआशरे पर, उसके समाज पर। आज भी आपको कश्मीर की प्रेस कॉलोनी के बाहर हर महीने की 10 तारीख को लाखों लोग जो लापता है, जिनका आज तक पता ही नहीं लगा, उनके परिजन मिल जाएंगे विरोध करते हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ आपको जन साधारण का विश्वास जीतना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी तय करना पड़ेगा कि आपके सुरक्षा तंत्र की वो तमाम कमजोरियां और नाकामियां जो अब तक सामने आती रही है उन पर कैसे काबू पाया जाए। अन्यथा आतंकवाद की इस विषवेल को जो कश्मीर की धरती पर पाकिस्तान ने जबरन रोकने की कोशिश की है, वो उसे उसी तरीके से पानी पीता रहेगा। जी ठीक है जगदीप जी पठानिया जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पुलवामा हमले की 6ठी बरसी के मौके पर जम्मू के युवा सेवा दल ने भी शहीद जवानों को खराज क़िदत पेश की है। इस मौके पर युवा सेवा दल के मेंबरान ने कहा है कि हमें अपने शहीद जवानों को हमेशा याद रखना है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के लिए जो फौजी कर सकता है वो शायद ही कोई कर सकता है। आज 6ठी बरसी थी, हम सब ने यही सोचा कि हम इनको अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि दें,
क्योंकि जो त्याग, जो बलिदान इन्होंने दिया है शायद ही वो कोई और दे सके। कहते जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी, हमारे 40 जवानों को धोखे से मार के, अगर इतना ही दम होता तो आर पार की लड़ाई करके देख लेते, बताते कि हिंदुस्तानियों में कितना दम है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जरिए पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में एक खास तहसीन प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इस मौके पर बीजेपी के लीडरान और कारकुनान ने पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ के 40 जवानों को खास अकीदत पेश की। हर साल की तरह इस साल भी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर उस जगह पे आके उन जवानों को श्रद्धांजलि दी थी। जो 40 जवान एक खुदकश आतंकवादी हमले में यहाँ शहीद हुए थे, जिन्होंने शहादत दी है, आज उनकी श्रद्धांजलि देते हुए हम उनकी फैमिली को मैसेज देना चाहते हैं। पूरा भारत आपके साथ खड़ा है, जम्मू कश्मीर आपके साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर आपके साथ है। और आज के दिन की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि आज के दिन के बाद भी आतंकवाद और आतंकवाद के आकाओं के खिलाफ एक निर्णायक फैसला को लड़ाई जो शुरू की गई थी वो लगभग हमने जीती। दुनिया वैलेंटाइंस के लिए से मनाती है, पर दुनिया या देश की जो आवाम है वो वैलेंटाइंस से मनाते हैं। आज में एक ऐसा मेला दिन है जिसमें हमारी 40 जो जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। और आज हम यहाँ पे खड़ा होने के बाद, लखपुरा में खड़ा होने के बाद एक मैसेज देना चाहते हैं देश को आम भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट जो है उनकी देश के जितने भी हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं। वो एक मैसेज देना चाहते हैं उन इनविजिबल एनिमीज को जो चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान देश को कहीं ना कहीं खोखला करें। वहीं पुलवामा हमले की 6वीं बरसी पर राष्ट्रीय बजरंग दल ने सीआरपीएफ के शहीद जवानों को खास अकीदत पेश की है। जम्मू में मुनाकिद प्रोग्राम में राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी ने नौजवानों से अपील की है कि वो इस दिन को वेस्टर्न कल्चर के वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाने की बजाय शहीद दिवस के तौर पर ही मनाएं और शहीदों की कुर्बानियों को याद करें। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के तर्जुमान एजाज शाह ने 2019 में हुए पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है और शहीद जवानों को खास अकीदत पेश की। लेथपोरा में 41 जवान के करीब को मार्टियर किया गया है। I, as a Kashmiri and a political analyst, including the chief spokesperson of Jammu Kashmir United Movement, regret that event. Not only that event, बल्कि जितने भी टेररिज्म के इवेंट्स जिस फोरम में भी हमारे जम्मू कश्मीर में पिछले 35 साल से हो रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी इसके टूथ एंड नील इसके अगेंस्ट बात करेगी और करती रहेगी। और यहाँ के लोगों की जो उमंगे हैं, यहाँ के लोगों की जो आशनाएं हैं, वो पूरी करने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे। एंड वी जस्ट वांट टू रिमेंबर द रिमेम्बरेंस जो भी पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर में मार्टियर हुए हैं, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के अफराद हो। स्पेशली आज का दिन उन सीआरपीएफ जवानों के लिए मनाया जाता है, उन देयर रिमेम्बरेंस जो कि लेथपोरा के अटैक में मार्टियर किए गए थे। वहीं कश्मीर बार एसोसिएशन के सदर अल्ताफ अहमद ने भी 2019 में हुए पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है और शहीद जवानों के लिए इंसाफ की मांग की है। हमारे जो मार्टियर थे पुलवामा में जो शहीद हुए थे और उनको याद करना बड़ा ज़रूरी था। एक घटना जो बहुत दुखद घटना थी जो सब देशवासियों को अचंभे में डाल। जो हमारे 41 आर्मी के जवान जो 2019 में शहीद हुए हैं, हम उस चीज़ को लेकर आज खराज अकीदत पेश करते हैं। हम चाहते हैं ऐसे दहशतगर्द हमला जो हो वो कभी ना हो, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है कि किस तरह से हमारे देश के जवान जो टेररिज्म का खात्मा कर रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। हमें फख्र है अपने जो वीर के जवान हैं, हमें उन पर फख्र है। पुलवामा हमले बरसी पर शहीद जवानों को खास अकीदत पेश करने के लिए खास तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर तिरंगा मार्च निकाला गया जिसमें बड़ी तादाद में स्कूल के तलबा ने शिरकत की। पुलवामा के शहीद जवानों को इस दौरान खास अकीदत पेश की गई।
हमारे जो मार्टियर थे पुलवामा में जो शहीद हुए थे और उनको याद करना बड़ा ज़रूरी था। एक घटना जो बहुत दुखद घटना थी, जो सब देशवासियों को अचंभे में डाल गई थी। सब लोग दहशत में हो गए थे और वो घटना हर व्यक्ति की समझ से परे है। जिन लोगों ने अपनी फैमिली के बच्चे गंवाए उनको पता है, जिन लोगों ने अपने पति गंवाए, जिन लोगों ने अपने बेटे को, जिन लोगों ने अपने भाई को खोया है, उनको दर्द हो सकता है। बाकी लोगों को, आम लोगों को इस दर्द का पता नहीं है। लेकिन आज हमने तेजस इकबाल फाउंडेशन एक प्रयास रखा कि हम हर साल ये श्रद्धांजलि प्रोग्राम यहाँ पे रखते हैं और मुझे लगा कि हमें इस साल भी करना चाहिए। देखिए, आज 14 फरवरी है और आज से 6 साल पहले कायर आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी जो थी कॉन्वॉय, उस पर हमला किया था, जिसमें हमारे लगभग 40 जवान बलिदान हुए थे। और उसी दिन की याद में आज जिला डोडा में एक तिरंगा रैली का आयोजन किया था। ये आयोजन जो था तेजस एक पहल जो है एनजीओ उसके द्वारा किया गया था और ऐसे में सैकड़ों की संख्या में यहाँ के लोकल्स ने उस पर पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए जिसमें जो बलिदानी है उनको याद किया जाता है और ये एक सेना या फिर जो सुरक्षा बल है उनका भी जो बल है, उनका भी मोरल जो है उससे बढ़ता है कि हमारे और लोग हमें याद रखते हैं। हम कुछ अगर समाज के लिए कर रहे हैं तो हमें भूला नहीं गया है और ऐसा लगातार हर साल होना चाहिए। वही आपको बताते चले कि लगातार कई मकामात पर खास प्रोग्राम का इनेकाद किया है और शहीद जवानों को खास अकीदत पेश करने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां तमाम आला अफसरान और मकामी लोग भी इन प्रोग्राम्स में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुशील पठानिया, जगदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए केसर टीवी। आदाब।